नेक्स्ट टॉपिक है कॉचेस थ्योरम। सबसे पहले हम देखते हैं कॉचेस थ्योरम का स्टेटमेंट क्या है। देखिए, इफ एफ जेड क्या है, एक फंक्शन है, इज एनालिटिक फंक्शन एंड एफ डैश जेड मतलब जो आपका फंक्शन है एफ जेड, जब उसका आप डेरिवेटिव निकालेंगे तो वो क्या होगा, एफ डैश जेड होगा। यदि एफ डैश जेड इज कंटिन्यूअस एट ईच पॉइंट विथ इन एंड ऑन अ क्लोज्ड कर्व देन एफ जेड डी जेड इज इक्वल टू 0। ये है आपका कॉचेस थ्योरम का स्टेटमेंट। अब ये स्टेटमेंट कहता क्या है वो समझिए। देखिए कि यदि एफ जेड क्या हो, एक एनालिटिक फंक्शन हो, क्या हो, एक एनालिटिक फंक्शन हो, क्या होता है वो भी समझाऊंगा अभी, और एफ डैश जेड कंटिन्यूअस हो एट ईच पॉइंट विथ इन एंड ऑन अ क्लोज्ड कर्व। ओके, तो एफ जेड का जब आप जेड के रिस्पेक्ट में क्या करेंगे, इंटीग्रेशन करेंगे अलोंग कर्व सी, अलोंग कर्व सी, वो भी जो आपको कर्व लेना है वो कैसा लेना है, क्लोज्ड लेना है, तो इस इंटीग्रेशन का मान कितना आएगा आपका, 0 आएगा। इतनी बात समझ में आई। अब बेसिकली आप कह रहे थे कि एनालिटिक फंक्शन क्या होता है, उसके बाद और एक चीज आ गई क्लोज्ड कर्व क्या होता है, तो ये भी समझाइए। देखिए, इसके लिए मैं आपको एक एग्जांपल से ये क्वेश्चन समझाता हूं। मान लेते हैं आपके पास एक फंक्शन दिया हुआ है एफ जेड दिया हुआ है, और वो जो फंक्शन एफ जेड है वो आपका कुछ इस प्रकार से है, जेड स्क्वायर अपॉन जेड माइनस 1। ये क्या है, आपका एक फंक्शन दिया हुआ है। हाँ, अब इस फंक्शन एफ जेड का जब हम इंटीग्रेशन करेंगे अलोंग क्लोज्ड कर्व, अब बात आती है यहां पर तो क्लोज्ड कर्व दिया ही नहीं है, तो यहां पर जो कर्व दिया हुआ है आपको वो दिया है z इज इक्वल टू 1/2। ये है बेसिकली आपको कर्व्ड के लिए एक इक्वेशन दिया हुआ है, z इज इक्वल टू 1/2। हालांकि z मॉड ऑफ z बोलेंगे इज इक्वल टू 1/2। अब इसी से ये आपको क्लोज्ड कर्व बनाना है। हाँ, तो आपको एक फंक्शन दे दिया उसने एफ जेड इज इक्वल टू जेड स्क्वायर अपॉन जेड माइनस 1, और आपको क्लोज्ड कर्व का एक इक्वेशन दे दिया मॉड ऑफ जेड इज इक्वल टू 1/2। तो आपको बताना है कि यदि मैं एफ जेड का क्या करता हूं, इंटीग्रेशन करता हूं विद रिस्पेक्ट टू जेड, और अलोंग द कर्व सी, ये जो इक्वेशन दी है इसके अलोंग में करता हूं, तो इसका मान क्या आएगा, क्या इसका मान कॉचेस थ्योरम की सहायता से 0 आ जाएगा या फिर कुछ और आएगा, तो मुझे वो फाइंड करना है। हाँ, तो बेसिकली कॉचेस थ्योरम कब लग सकता है, कॉचेस थ्योरम तभी लग सकता है जब ये एफ जेड क्या होगा, एनालिटिक होगा। क्या होगा, एफ जेड एनालिटिक होगा। और यदि आपको बताना है कि कोई भी फंक्शन एनालिटिक है या नहीं है, तो सबसे पहले जो आपको क्लोज्ड कर्व का जो आपको क्या दी हुई होगी, इक्वेशन दी हुई होगी, उससे आपको उसे एक डायग्राम में कन्वर्ट करना पड़ेगा। उसके बाद ही आप बता सकते हो कि आपका एफ जेड एनालिटिक है या नहीं है। तो सबसे पहले ये जो इक्वेशन दी हुई है इसे हम किस में कन्वर्ट करेंगे, एक डायग्राम में कन्वर्ट करेंगे। क्या दिया हुआ है आपको, यहां बनाते हैं, मॉड ऑफ जेड इज इक्वल टू कितना दिया हुआ है, 1/2 दिया हुआ है। मॉड ऑफ जेड का मतलब क्या होता है, यहाँ पर जेड जो है ना, याद रखना एक कॉम्प्लेक्स नंबर है जिसका मान कितना होता है, x प्लस आई वाई, ये कॉम्प्लेक्स नंबर है। हाँ, तो बेसिकली यहां पर है क्या, मॉड ऑफ x प्लस आई वाई, क्योंकि z का मान तो यही होता है, इज इक्वल टू 1/2। मॉड ऑफ x प्लस आई वाई का मान कितना होता है, x स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इज इक्वल टू 1/2। दोनों पक्षों का क्या कर ले लेते हैं, वर्ग ले लेते हैं, तो वास्तव में क्या हो जाएगा, x स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर बराबर 1/2 का स्क्वायर। क्या आप बता सकते हो ये आपकी काहे की इक्वेशन है, क्या मुझे बता सकते हो ये किसकी इक्वेशन है, ये है आपकी इक्वेशन सर्कल की। किसकी इक्वेशन है, यहां पर ये एक सर्कल की इक्वेशन है। मतलब ये जो आपको दिया हुआ है इक्वेशन, जब इसे आपने और सॉल्व किया तो आपको पता चला कि क्लोज्ड कर्व क्या है, आपका सर्कल है। सर्कल आपका इस एफ जेड के लिए क्या है, क्लोज्ड कर्व है। ये आपको हमेशा पता करना होगा जब भी आपको इस प्रकार का क्वेश्चन आएगा। तो सर्कल है, ये क्लोज्ड कर्व है जिसका जो सेंटर है वो क्या बेसिकली 0 0 है, और जो त्रिज्या है वो बेसिकली कितनी है, 1/2 है। अब वो कैसे, देखिए ये किसका इक्वेशन है, आपके सर्कल का। सर्कल का इक्वेशन क्या होता है, x माइनस अल्फा का स्क्वायर
प्लस y माइनस बीटा का स्क्वायर इज इक्वल टू आर स्क्वायर। अब देखिए अल्फा का मान यहाँ पर कितना है 0 है, तभी तो x माइनस 0 x का स्क्वायर प्लस बीटा के मान क्या है 0 है, y माइनस 0 y का स्क्वायर। और अल्फा बीटा क्या होता है केंद्र ही होते हैं ना सर्कल के, तो 0 0 इसलिए सर्कल का क्या हो गया केंद्र हो गया। और ये बेसिकली होती है त्रिज्या r का मान कितना है 1/2 है। तो बेसिकली हमने यहाँ पर क्लोज कर्व पता कर लिया कि वो सर्कल है। उसके बाद हमने क्या पता किया कि उसका सेंटर क्या है, उसकी रेडियस क्या है। अब इसे हम चित्र में कन्वर्ट कर सकते हैं। हाँ, चित्र में कन्वर्ट करने के लिए, डायग्राम में कन्वर्ट करने के लिए पर्याप्त जानकारी हमें मिल चुकी है। अब इसे हम करते हैं। ये हमने बेसिकली बना लिया आपका सर्कल। अब इस सर्कल की जो त्रिज्या, जो आपका केंद्र है वो कितना है 0 0, केंद्र आपका क्या है 0 0, और इसकी त्रिज्या रेडियस कितनी 1/2, मतलब यहां से लेके यहां तक की दूरी कितनी है 1/2, यहां से लेके यहां तक की 1/2, यहां से लेके यहां तक की 1/2, लेके यहां तक की 1/2। तो आप मुझे बता सकते हो इस बिंदु के निर्देशांक क्या होंगे 1/2 और 0। इस बिंदु के निर्देशांक -1/2 और 0 होंगे। इस बिंदु के निर्देशांक क्या हो जाएंगे 0 1/2, और इसके क्या हो जाएंगे 0 माइनस का 1/2 हो जाएंगे। तो हमने एक आपका सर्कल ड्रॉ कर लिया। अब आपको ये देखना है कि ये वाला जो फंक्शन है ऐसी कौन सी वैल्यू है जिस पर ये इनफाइनाइट हो जाए। आपको देखना है कि ये वाला जो फंक्शन z का है, z का फंक्शन है ना ये, आपको देखना है कि किस वैल्यू पर ये जो होगा वो इनफाइनाइट हो जाएगा। तो देखिए आप यदि से गौर करें तो जैसे आप यहाँ पर z इज इक्वल टू 1 रखते हैं, z इज इक्वल टू 1 रखेंगे तो 1 माइनस 1 0, तो z स्क्वायर अपॉन z के स्थान पे 1 रखिए, 1 माइनस 1 क्या हो जाएगा आपका 0, z स्क्वायर अपॉन 0 कितना होता है इनफाइनाइट। मतलब z इज इक्वल टू 1 पर ये जो आपका फंक्शन है z का वो क्या हो जा रहा है इनफाइनाइट हो जा रहा है, मतलब डिफाइन नहीं है, नॉट डिफाइन है। तो आपको जिस भी बिंदु पर ये वाला फंक्शन नॉट डिफाइन हो जाए, इनफाइनाइट हो जाए, उस मान को अच्छे से लिख लेना है। वो मान क्या आपका z इज इक्वल टू 1 है वो z इज इक्वल टू 1। अब आपको देखना है क्या z इज इक्वल टू 1 ये जो हमने कर्व बनाए हैं इस कर्व के अंदर है या इस कर्व पर है या इस कर्व के बाहर है। अब आपको वो देखना है। ये जो आपका बिंदु है जिस पर आपका फंक्शन नॉट डिफाइन हो जाएगा, उस बिंदु को z इज इक्वल टू 1 उस वैल्यू को आपको देखना है वो इस क्लोज कर्व सर्कल के अंदर है, इस सर्कल पर है या इस सर्कल के बाहर है। तो देखिए यहां से लेके यहां तक क्या है 1/2, यहां से यहां तक 1/2, यहां से यहां तक 1/2, यहां से ले यहां तक 1/2, मतलब 1 आपका कहीं यहां पर होगा 1 यहां पर, उसी प्रकार से 1 भी बाहर ही होगा इस सर्कल के, 1 बाहर ही होगा इस सर्कल के, यहां पर भी 1 जो होगा वो बाहर ही होगा आपके सर्कल के। मतलब वो वाला पॉइंट या वो z का वो मान जिस पर आपका फंक्शन नॉट डिफाइन हो रहा है वो आपके क्लोज्ड कर्व जो कि इस एग्जांपल में आपका सर्कल है उसके बाहर है। और यदि उसके बाहर होता है इसका मतलब ये है कि आपका ये जो फंक्शन fz है वो क्या है एनालिटिक फंक्शन है क्लोज्ड कर्व के जो पॉइंट दिए हैं उसके लिए। बात समझ में आ रही है। हाँ, यदि ऐसा हो जाता ये जो z इज इक्वल टू 1 है, z इज इक्वल टू 1 यदि इस क्लोज्ड कर्व पर रहता या इसके अंदर आ जाता तो हम बोलते कि ये जो fz है वो आपका एनालिटिक नहीं है। बात समझ में आ रही है। एनालिटिक फंक्शन कैसे पहचानते हैं? एनालिटिक फंक्शन पहचानने का बहुत इजी तरीका है। सबसे पहले आपको जो भी आपका fz होगा, जो भी आपका फंक्शन दिया रहता है, वो देखना है आपको किस बिंदु पर नॉट डिफाइंड है। हमने वो बिंदु पता कर ली z इज इक्वल टू 1, इस पर वो क्या है नॉट डिफाइंड है। तो आपको इस वैल्यू को देखना है क्या वो आपके क्लोज्ड कर्व के अंदर तो नहीं है। यदि अंदर आ गई मतलब ये फंक्शन एनालिटिक नहीं है, और यदि वो वाली वैल्यू इस क्लोज्ड कर्व के बाहर आ गई मतलब ये वाला फंक्शन आपका एनालिटिक फंक्शन है। हाँ, तो बस आपको जब भी इस प्रकार का कोई क्वेश्चन आता है कि आपको फंक्शन दे दिया जाएगा, आपको क्लोज कर्व का इक्वेशन दे दिया जाएगा और पूछेगा कि बेसिकली इसकी वैल्यू बताओ,
आपके कर्व्ड सी के अलोंग एफ जेड डी जेड की वैल्यू बताओ, तो इसकी वैल्यू 0 भी हो सकती, नहीं भी हो सकती। वो कैसे पता चलेगा आपको? वो बस एक ही तरीके से पता लग सकता है, बस पहचान लो ये जो आपका फंक्शन एफ जेड है, ये जो आपका फंक्शन एफ जेड है वो एनालिटिक है या नहीं है। यदि वो फंक्शन एनालिटिक फंक्शन हुआ तो डायरेक्ट यहां पर 0 लिख दो, बात ही खत्म, 0 लिख दो। और यदि ये फंक्शन एनालिटिक नहीं है तो इसका मान 0 के बराबर नहीं होगा। कॉचेस जो थ्योरम है वो ये कहता है कि एफ जेड का इंटीग्रेशन अलोंग कर्व सी जेड के रिस्पेक्ट में क्या होगा? 0 होगा, और वो तभी होगा जब आपका एफ जेड क्या हो? एनालिटिक हो। यदि एफ जेड एनालिटिक नहीं है तो आप ऐसा नहीं लिख सकते हैं। तो ये मुख्य पॉइंट है कि एफ जेड क्या होना चाहिए? एनालिटिक होना चाहिए। बात समझ में आ रही है? और ये जो आपका z इज इक्वल टू 1 है, z इज इक्वल टू 1 पर क्या हो रहा है? ये वाला जो फंक्शन आपका एफ जेड है वो क्या हो रहा है? नॉट डिफाइन आ रहा है, इनफाइनाइट वैल्यू आ रही है z इज इक्वल टू 1 पर। तो ये जो z इज इक्वल टू 1 है, इस पॉइंट को हम क्या करते हैं? सिंगुलर पॉइंट कहते हैं। क्या कहते हैं? बेसिकली सिंगुलर पॉइंट। तो इस फंक्शन के लिए सिंगुलर पॉइंट की वैल्यू 1 आ गई। और किसी भी फंक्शन के लिए सिंगुलर पॉइंट उस कर्व के बाहर आता है तो ये फंक्शन एनालिटिक है। लेकिन यदि वो सिंगुलर पॉइंट उस कर्व के अंदर किसी भी बिंदु पर या कर्व पर भी आ जाए तो वो फंक्शन एनालिटिक नहीं माना जाएगा। बात समझ में आ रही है? कॉचेस थ्योरम क्या कहना चाह रहा है? अभी मैं और एक क्वेश्चन लूंगा जिससे आपको और बेहतर तरीके से ये थ्योरम समझ में आएगा। ये आपका क्वेश्चन है, इसमें आपको जो फंक्शन दिया हुआ है एफ जेड इज इक्वल टू दिया इज अपॉन जेड प्लस 2i और z माइनस 2। तब हमें फाइंड करना है कि एफ जेड का इंटीग्रेशन क्या होगा अलोंग कर्व सी, ये हमें बताना है। क्या इसका मान 0 आ जाएगा या इसका मान 0 से हटकर कुछ और आएगा? इसका मान हमें ज्ञात करना है। देखिए उसके लिए हमें क्लोज्ड कर्व दे दिया गया है, वो है मॉड ऑफ z इज इक्वल टू 1। देखिए यदि हम चाहते हैं कि इस फंक्शन एफ जेड का इंटीग्रेशन 0 आ जाए, इसके लिए हमें क्या दिखाना पड़ेगा? इसके लिए हमें दिखाना पड़ेगा कि ये जो एफ जेड है वो क्या है? एनालिटिक फंक्शन है। और एनालिटिक फंक्शन हम किस प्रकार से रिप्रेजेंट करते हैं वो हम सीख चुके हैं। हमें क्या करना रहता है? जो भी सिंगुलर पॉइंट होगा इस फंक्शन एफ जेड के लिए हमें देखना रहता है वो क्लोज्ड कर्व के बाहर है, अंदर है, या फिर क्लोज्ड कर्व पर ही है। यदि बाहर हुआ इसका मतलब क्या? कि ये फंक्शन आपका एनालिटिक है। लेकिन यदि अंदर हुआ या क्लोज्ड कर्व पर ही हुआ, मतलब जो आपका फंक्शन है वो एनालिटिक फंक्शन नहीं है। बात समझ में आ रही है? अब तो सबसे पहले हम क्या कर लेते हैं, इस फंक्शन के लिए सिंगुलर पॉइंट देख लेते हैं। हाँ, सिंगुलर पॉइंट वही पॉइंट होता है जिस पर फंक्शन आपका नॉट डिफाइन हो जाता है या इनफाइनाइट हो जाता है। हाँ, तो उसके लिए क्या हो जाएगा? सिंगुलर पॉइंट। यदि हम इसके लिए बात करें तो आपके सिंगुलर पॉइंट कितने होंगे? बेसिकली 2 होंगे। एक सिंगुलर पॉइंट हो जाएगा आपका प्लस का 2 और एक सिंगुलर पॉइंट हो जाएगा आपका माइनस का 2 आयोटा। हाँ, 2 या 2 आई भी बोल सकते हैं। देखिए क्या है आपका 2 है, ये माइनस का 2 है, तो यहाँ पर यदि हम प्लस का 2 रख देते हैं तो +2 - 2 0, ये पूरा 0 हो जाएगा। इजेड अपॉन 0 नॉट डिफाइन। या फिर हम इस z के स्थान पे माइनस का 2i रख देते हैं, माइनस का 2i प्लस का 2i 0, 0 इंटू z माइनस 2 0, इजेड अपॉन 0 नॉट डिफाइन। हाँ, तो 2 आपके क्या हो गए? सिंगुलर पॉइंट हो गए 2 और माइनस 2i। सबसे पहले हमें यही देखना रहता है कि जो आपका फंक्शन रहता है उसके लिए सिंगुलर पॉइंट क्या है, मतलब वो फंक्शन किन बिंदुओं पर आपका क्या हो रहा है? नॉट डिफाइन हो रहा है, वो हमने देख लिए। उसके बाद हमें इसे हमने डायग्राम के रूप में कन्वर्ट करना रहता है। तो मॉड ऑफ z इज इक्वल टू 1 है, इसका मतलब क्या होगा? इसका मतलब होगा कि आपके x स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर की वैल्यू कितनी आ जाएगी? 1 स्क्वायर के बराबर आ जाएगी। तो यहां से हम क्या बता सकते हैं कि ये इक्वेशन काहे का है? सर्कल का है। सर्कल का इक्वेशन है जिसका केंद्र क्या है आपका? 0 0 है, सेंटर आपका 0 0 है और आपकी रेडियस कितनी है? बेसिकली 1 है। अब इसे क्या कर दो? डायग्राम में कन्वर्ट कर दो। डायग्राम बनाने के लिए पर्याप्त आंकड़े हमें मिल चुके हैं। तो एक हम ऐसा क्या बना लेते हैं? सर्कल बना लेते हैं जिसका सेंटर क्या है? 0 0, देख सकते हैं आप। और रेडियस कितनी है इसकी? त्रिज्या कितनी है? बेसिकली 1। ये त्रिज्या यहाँ से यहाँ तक 1, यहाँ से यहाँ तक 1, यहाँ से यहाँ तक 1, यहाँ से यहाँ तक 1। बता सकते हो इसके कोऑर्डिनेट क्या होंगे? 1 0, ये -1 0, ये क्या हो जाएगा? 0 1, ये वाला बिंदु,
और ये वाला बिंदु क्या हो जाएगा बेसिकली आपका 0 - 1 हो जाएगा। अब आपको देखना है कि आपके जो भी सिंगुलर पॉइंट है वो क्या इस क्लोज्ड कर्व के बाहर आ रहे हैं या अंदर आ रहे हैं या कर्व पर ही आ रहे हैं। तो यदि मैं बात करूं 2 को ध्यान से देखिए, 1 यदि यहां पर है, देखिए यहां से यहां तक कितना है 1, यहां से यहां तक 1, यहां से यहां तक 1, यहां से यहां तक 1, यदि यहां से यहां तक 1 है तो 2 यहां पर होगा, 2 यहां पर होगा, 2 यहां पर होगा, 2 यहां पर होगा। मतलब ये जो आपका एक सिंगुलर पॉइंट है 2 वो क्या है क्लोज्ड कर्व के बाहर है। मतलब इस पॉइंट के लिए आपका जो FZ है वो कैसा है एनालिटिक है, हमें दूसरा भी देखना पड़ेगा, हाँ दूसरा पॉइंट भी देखना पड़ेगा। अब देखो माइनस का 2i, अब माइनस के 2i का मतलब क्या होता है, देखिए माइनस के 2i का मतलब होता है आपका कि ये आपका इमेजिनरी एक्सेस का पॉइंट है। देखिए ये जो i है ये क्या है आयोटा, आयोटा मतलब क्या होता है काल्पनिक भाग होता है, मतलब ये है होगा आपकी इमेजिनरी एक्सिस का पॉइंट। अब इमेजिनरी एक्सिस क्या होता है, जो आपका वाई एक्सिस होता है ना वो क्या होता है आपका इमेजिनरी एक्सिस होता है। तो ये जो आपका इमेजिनरी एक्सिस है इसी पर कहीं होगा आपका ये माइनस का 2i, तो यहाँ पर क्या है माइनस का 1, तो ऑब्वियस सी बात है ये यहाँ पर क्या हो जाएगा आपका माइनस का 2, इसे आप माइनस का 2 बोल दीजिए या माइनस का 2i बोल दीजिए, इसे आप 2 बोल दीजिए या 2i बोल दीजिए। हाँ वाई एक्सिस बेसिकली आपका इमेजिनरी एक्सिस होता है। हाँ तो माइनस का 2i भी हाँ कहाँ पर आ रहा है बेसिकली कर्व्ड के बाहर ही आ रहा है। हाँ यदि माइनस का 2i कर्व्ड के अंदर आ जाता या कर्व्ड पर ही आ जाता यानी सर्कल पर आ जाता, क्लोज कर्व क्या है हमारा सर्कल है, तो इस स्थिति में इस पॉइंट पर आपका ये वाला फंक्शन एनालिटिक नहीं होता। लेकिन आपका 2 और -2i दोनों ही इस क्लोज्ड कर्व के बेसिकली बाहर आ रहे हैं। इसका मतलब कि ये वाला जो फंक्शन fz है वो आपके इन पॉइंट 2 और -2i के लिए एक एनालिटिक फंक्शन है, और यदि ये फंक्शन इन दोनों पॉइंट के लिए एनालिटिक फंक्शन है मतलब इसका मान क्या आ जाएगा आपका 0 आ जाएगा। तो बात समझ में आई, कॉचेस थ्योरम का यूज हमें किस प्रकार से करना है। देखिए ये तो हो गया कि यदि आपका फंक्शन एनालिटिक निकल जाता है, लेकिन यदि आपका फंक्शन एनालिटिक ना हो मतलब ये वाला जो फंक्शन fz है वो तो एनालिटिक निकल गया, लेकिन यदि वो एनालिटिक ना हो तब तो fz का इंटीग्रेशन z के रिस्पेक्ट में अलोंग कर्व c 0 नहीं आएगा, कुछ और आएगा। तो उसका मान क्या होगा वो हम सीखेंगे नेक्स्ट वीडियो में, जो कि होगा आपका कॉचेस इंटीग्रल फॉर्मूला। हाँ उसकी हेल्प से आप क्या कर सकते हैं, यदि ये फंक्शन एनालिटिक ना ही हुआ तो इस फंक्शन fz का इंटीग्रेशन क्या होगा z के रिस्पेक्ट में अलोंग कर्व c, वो हम सीखेंगे नेक्स्ट वीडियो में, जो कि होगा हमारा कॉचेस इंटीग्रल फॉर्मूला।